कहानी 1944 में शुरू होती है। फिनलैंड के लेपाग्रुंड के विशाल मैदानों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका नाम आतामी था। आतामी नदी से पत्थर उठा रहा था और उन्हें सावधानीपूर्वक धो रहा था। एक बार जब कीचड़ धुल गया तो उसने पत्थरों के बीच एक चमकदार टुकड़ा देखा। ये सोने का एक टुकड़ा था। आतामी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो वर्षों से सोने के भंडार की तलाश कर रहा था। पहली बार उसे सोने का एक टुकड़ा मिला था। उसे एहसास हुआ कि सोने का स्रोत नदी के पास कहीं होना चाहिए। आतामी ने एक तंबू लगाया और पूरे क्षेत्र में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, लेकिन घंटों खोजने के बावजूद उसे कुछ और नहीं मिला। इस बीच आसमान में लड़ाकू विमान दहाड़ रहे थे। दूर से आतामी ने नाजी और फिनिश सैनिकों के बीच भीषण युद्ध देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। युद्ध पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया था। फिर भी आतामी एकाग्र रहा। वो ऐसे काम करता रहा जैसे उसे अपने आसपास की किसी भी चीज की परवाह न हो। एक सुबह मिट्टी खोदते समय अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने जल्दी से अपने हाथों से मिट्टी हटाई और जमीन के नीचे दबे सोने के एक बड़े टुकड़े को उजागर किया। आतामी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। उस रात उसने सोने के सभी टुकड़े इकट्ठे किए और हाथ में बंदूक लेकर उनकी पहरेदारी की। अगली सुबह उसने स्नान किया। उसका शरीर चोटों और गहरे घावों से ढका हुआ था। उसके पेट पर एक लंबा निशान भी था। इन घावों के पीछे की कहानी फिल्म में बाद में पता चलती है। नहाने के बाद आतामी ने सारा सोना अपने घोड़े की काठी के थैले में डाल लिया। फिर वो अपने वफादार कुत्ते के साथ चल पड़ा। फिनलैंड से जर्मनी की ओर पीछे हट रहे नाजी सैनिकों का एक समूह उसी रास्ते पर चल रहा था। जब उन्होंने आतामी को देखा तो वे रुक गए। उनके चेहरे स्पष्ट रूप से क्रूरता और निर्दयी इरादे दिखा रहे थे। पास ही एक ट्रक में कई महिलाएं लदी हुई थीं। इन नाजी सैनिकों ने फिनिश लड़कियों का अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने शोषण के लिए साथ ले आए थे। लेकिन आतामी चुपचाप उनके पास से ऐसे गुजर गया जैसे उसने उन्हें देखा ही न हो। इस बीच वुल्फ नाम का एक सैनिक ट्रक से उतरा। उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और सीधे आतामी पर निशाना साधा, लेकिन उसके वरिष्ठ ब्रूनो ने उसे रोक दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने 4 या 5 नाजी सैनिकों को एक कार के पास खड़े देखा। उनका वाहन खराब हो गया था, जिससे वे पिछले समूह से पीछे छूट गए थे। यही कारण था कि ब्रूनो ने कहा था कि बूढ़ा आदमी अपनी मौत की ओर चल रहा है। एक सैनिक ने आतामी को गर्दन से पकड़ा और उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो दादाजी? वहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आतामी की मुट्ठियां भिज गईं। एक और सैनिक आगे बढ़ा। उसने आतामी का थैला खोला और सोना बाहर निकाला। सोने से भरे 2 थैले देखकर सैनिक खुशी से चिल्ला उठे। आतामी समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसने अपने कुत्ते को भागने का इशारा किया। कुत्ता तेजी से भाग गया। सैनिकों में से एक ने कुत्ते पर गोलियां चला दी, लेकिन कुत्ता बाल बाल बच गया और दूर भाग गया। आगे चल रहे ब्रूनो और अन्य सैनिकों ने गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने मान लिया कि उनके साथियों ने बूढ़े को मार दिया है। इस बीच सैनिकों ने आतामी की राइफल ले ली और उसे घुटने टेकने का आदेश दिया। आतामी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी चाकू मजबूती से पकड़ी और एक पल में उसने ब्लेड को सैनिक के सिर में घोंप दिया। बाकी सैनिक सदमे में जम गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ा आदमी इतनी बर्बरता से लड़ सकता है। वे आतामी को मारने के लिए उसकी ओर लपके। आतामी भी आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने अपने चाकू से 2 सैनिकों को मार डाला। फिर एक और सैनिक ने आतामी को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन आतामी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने सैनिक की बंदूक छीन ली, उसके पैर में गोली मारी और फिर राइफल से उसका सिर उड़ा दिया। गोलीबारी की आवाज ब्रूनो तक पहुंची। उसे संदेह हुआ। ब्रूनो ने अपनी टीम को रुकने का आदेश दिया और घटनास्थल पर लौट आया। जब वह पहुंचा तो वो दंग रह गया। जिस आदमी को उसने कमजोर समझा था, उसने अकेले ही उसके 4 सैनिकों को मार गिराया था। ब्रूनो ने देखा कि एक सैनिक अभी भी जीवित था। वो करीब गया और उसके हाथ में सोने का एक टुकड़ा देखा। मरते हुए सैनिक ने उसकी ओर देखा। ब्रूनो तुरंत सच्चाई समझ गया। बूढ़े आदमी के पास भारी मात्रा में सोना था। इस बीच आतामी अब वापस अपने घोड़े पर अपने लक्ष्य की ओर जारी रहा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे टैंक की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि ब्रूनो पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। आतामी ने तुरंत अपने घोड़े को तेज चलने के लिए कहा। ब्रूनो ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। आतामी ने गोलियों से बचाव किया और जल्दी से टैंक की फायरिंग लाइन से बाहर निकल गया। ब्रूनो ने अपनी खोज रोक दी, जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। किसी को अपना पीछा करते न देख आतामी ने अपने घोड़े की गति धीमी कर दी और उसे धीरे से सहलाया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ।
धमाके ने उसके घोड़े को उड़ा दिया और आतामी को हिंसक रूप से जमीन पर फेंक दिया गया। विस्फोट सुनकर ब्रूनो के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। अब अपने पूरे दस्ते के साथ वो उसी दिशा में आगे बढ़ा। इस बीच आतामी ने अपने प्रिय घोड़े को अपने सामने मृत पड़ा देखा। उसने घोड़े को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि पास की सड़क पर अनगिनत बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। ये सुरंगें ब्रूनो और उसके सैनिकों द्वारा जानबूझकर बिछाई गई थीं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां से गुजरते समय कोई जीवित न बचे। आतामी का घोड़ा इनमें से एक सुरंग से मारा गया था। आतामी ने खुद को संभाला और सोने के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये उसकी आखिरी संपत्ति थी और वो इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तभी ब्रूनो और उसके आदमी पहुंच गए। सभी सैनिक बाहर निकले और आतामी पर बंदूकें तान दी, लेकिन आतामी बिना डरे अपना सोना इकट्ठा करता रहा। ब्रूनो चुपचाप देखता रहा, सोच रहा था कि कोई व्यक्ति बिना डरे मौत का सामना कैसे कर सकता है। कुछ ही पलों में आतामी ने अपना थैला भर लिया और जमीन से एक पत्थर उठा लिया। वुल्फ ने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और आतामी पर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, आतामी ने पत्थर को पूरी ताकत से एक बारूदी सुरंग की ओर फेंका। ये सुरंग से टकराया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ और इलाका धुएं से भर गया। नाजी सैनिक घबरा गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतामी ने स्टील की प्लेट का ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, आने वाली गोलियों को रोका। ब्रूनो ने महसूस किया कि उनकी फायरिंग बेकार है और अपने आदमियों को रुकने का आदेश दिया। सड़क बारूदी सुरंगों से ढकी हुई थी, जिससे वे टैंकों या वाहनों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। ब्रूनो ने तब एक सैनिक को आगे बढ़ने का आदेश दिया। भयभीत सैनिक आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे बारूदी सुरंगें थीं। अचानक एक सुरंग उसके सिर के पास गिरी और वो फट गया। आतामी ने वो सुरंग फेंकी थी। ब्रूनो और उसकी टीम दंग रह गई थी। वे 6 साल से युद्ध लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ब्रूनो ने तब 2 और सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने सड़क के बीच से बचने की कोशिश की और किनारों पर दौड़े, लेकिन कुछ ही दूरी के बाद एक शक्तिशाली विस्फोट ने उनमें से एक को उड़ा दिया। कुछ कदम बाद दूसरा सैनिक भी दूसरे धमाके में मारा गया। ब्रूनो ने वुल्फ से पूछा, तुमने यहां कितनी सुरंगें बिछाई थीं? वुल्फ ने जवाब दिया, हमने हर बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया जो हमारे पास थी। ब्रूनो मृत घोड़े की ओर चला और वहां एक टैग पाया। वो आतामी का था। ब्रूनो ने महसूस किया कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो उसके सभी सैनिक मारे जाएंगे। उसने फिर अपहरण की गई 2 महिलाओं को छोड़ दिया। उन्हें रस्सियों से बांधा गया और सड़क के किनारों पर चलने के लिए मजबूर किया गया। ठीक टैंक के पहियों की चौड़ाई के बीच में रखा गया ताकि अगर कोई सुरंग फटे तो वे पहले इसे ट्रिगर करें। ये दिखाता था कि ब्रूनो वास्तव में कितना निर्दयी था। इसके बाद उन्होंने टैग पर मिली जानकारी की जांच शुरू की। वुल्फ ने सीधे जनरल से संपर्क किया और सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। जनरल ने कहा, तुम जीवित हो, ये तुम्हारी किस्मत है। उस टैग का मालिक आतामी कोर्पी है। वह फिनलैंड का सबसे खूंखार योद्धा है। फिनलैंड के रूस के साथ शीतकालीन युद्ध में आतामी का पूरा परिवार मारा गया था। तब से वो और भी खतरनाक हो गया था। फिनिश सेना उसे नियंत्रित करने में असमर्थ थी। अंततः उन्होंने उसे रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए अकेला भेज दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वो युद्ध में मारा जाएगा। कहा जाता है कि आतामी ने अकेले ही 300 रूसियों को मार डाला। रूसियों ने उसे मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने अंततः उसे कोशे नाम दिया, जिसका अर्थ है अमर। उन्होंने दूसरों को चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति के रास्ते में कभी न आए। इस बीच नॉर्वे में ब्रूनो ने इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, हम वैसे भी युद्ध हार रहे हैं। अगर हम जर्मनी लौटते हैं तो हमें पकड़ लिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी, लेकिन ये सोना हमें बचा सकता है। हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वे जल्द ही बारूदी सुरंगों के क्षेत्र को पीछे छोड़ गए। ब्रूनो ने टैंक को पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। दूसरी ओर आतामी को फिर से देखा गया। वो क्षेत्र से बच निकला था, लेकिन विस्फोट ने उसे कमजोर कर दिया था। आतामी को एक पुरानी क्षतिग्रस्त कार दिखाई दी और वो आराम करने के लिए उसके पास बैठ गया। उसका कुत्ता आ गया और उसकी गंध का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। आतामी के पैर में गोली लगी थी। उसने अपने पैर के चारों ओर एक बेल्ट बांधी और बुलेट निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं, फिर भी इस आदमी ने चाकू से अपने पैर से बुलेट निकाल ली। आतामी के शरीर पर पहले जो कट के निशान थे वे युद्ध के घाव थे। इन सभी चोटों के बावजूद आतामी लड़ता रहा। दर्द के कारण वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे टैंक की आवाज सुनकर होश आया। उसने नाजी सैनिकों को उसे खोजते देखा। आतामी जल्दी से दूसरी तरफ हो गया ताकि वे उसे देख न सकें। सैनिक उसके पास से गुजर गए, बिना ये जाने कि वो वहीं था।
लेकिन आतामी ने 2 कुत्तों को उनका पीछा करते देखा, जो उसकी गंध को पहचानने के लिए तैयार थे। आतामी सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो एक ट्रक के नीचे लुढ़क गया और वहां छिप गया। उसकी गंध का पीछा करते हुए कुत्ते करीब आ गए। आतामी ने ट्रक का तेल टैंक फाड़ दिया और तेल अपने ऊपर डाल लिया। तेल ने उसकी गंध को छुपा लिया, जिससे कुत्ते उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन एक सैनिक ने जमीन पर गिरा तेल देखा। उन्होंने ट्रक के नीचे चेक किया। आतामी बाहर निकला और दौड़ने लगा। उस क्षण वुल्फ ने उसे देख लिया और स्नाइपर राइफल से आतामी के पैर में गोली मार दी। आतामी गिर पड़ा। ब्रूनो चिल्लाया, अब कोई बच नहीं सकता, उसे और कुत्तों को मार डालो। 2 कुत्ते तुरंत आतामी की ओर झपटे। आतामी ने लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा, उसमें आग लगा दी और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। कुत्ते डर के मारे पीछे हट गए। नाजी सैनिक विस्फोटों से गिरते, पत्थरों और मलबे के बीच फायरिंग करते रहे। आतामी सीधे नदी के किनारे की ओर भागा और पानी में कूद गया, जिससे उसके शरीर की आग बुझ गई। सभी सैनिक नदी के किनारे जमा हो गए और आतामी के सतह पर आने का इंतजार करने लगे, ये जानते हुए कि कोई भी इंसान लंबे समय तक पानी के नीचे नहीं रह सकता। कुछ समय बाद आतामी ने अपना सिर पानी के ऊपर उठाया। वुल्फ ने स्नाइपर से उस पर गोली चलाई, लेकिन आतामी तुरंत फिर से पानी में डूब गया, गोली से बच गया। काफी समय बीत गया, लेकिन आतामी सतह पर नहीं आया। ब्रूनो ने तब सोना बरामद करने के लिए 3 सैनिकों को नाव में नदी के बीच में भेजा। एक सैनिक पानी में कूदा, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, आतामी ने चाकू से उसका गला काट दिया और उसके फेफड़ों से हवा निकाल दी। नदी में खून फैलते देख ब्रूनो ने अगले सैनिक को कूदने का आदेश दिया और उसका भी वही हाल हुआ। ब्रूनो ने फिर आखिरी सैनिक को भेजा, लेकिन वो इतना डर गया था कि वो खुद को पानी में नहीं उतार सका। ब्रूनो ने वुल्फ से कहा कि अगर वो नाव के साथ भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दे। सैनिक अचानक विपरीत दिशा में भागने लगा। वुल्फ ने तुरंत फायरिंग की और उसे मार डाला, लेकिन उसकी मौत के बाद भी नाव चलती रही। इसका मतलब था कि नाव खुद से नहीं बह रही थी, आतामी उसे पानी के नीचे से खींच रहा था। आतामी फिर पानी से बाहर निकला और दौड़ने लगा। वुल्फ ने टैंक की मशीन गन से लगातार फायरिंग की, लेकिन आतामी किसी तरह भागने में सफल रहा। इस बीच आतामी का कुत्ता नदी के किनारे पहुंच गया और जोर जोर से भौंकने लगा। ब्रूनो ने कुत्ते को देखा और एक क्रूर योजना बनाई। आतामी कठिनाई से चलते हुए अपने गांव पहुंचा, लेकिन सब कुछ लपटों में घिरा हुआ था। नाजी सैनिकों की बर्बरता स्पष्ट थी। उन्होंने पूरे गांव को जला दिया था। धुएं और पीड़ा की गूंज ने माहौल को भारी और भयानक बना दिया था। आतामी आराम करने के लिए एक बर्बाद घर के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज से जाग गया। आतामी बाहर आया और अंधेरे में कुत्ते को खोजने लगा। कुत्ता उसकी ओर भागा और आतामी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुत्ते के शरीर से बंधा एक बम देखा जो जल रहा था। कुत्ता बम को दूर ले गया और उसे एक तरफ फेंक दिया, इससे पहले कि वो फट जाता। विस्फोट ने आतामी को पीछे धकेल दिया। ब्रूनो और वुल्फ कुछ ही पलों बाद वहां पहुंचे। वे जानते थे कि कुत्ता गंध से आतामी का पीछा करेगा, इसलिए उन्होंने कुत्ते से बम बांध दिया और उसे उसकी ओर भेज दिया। वुल्फ ने तब एक फंदा लिया और उसे एक खंभे से लटका दिया। उन्होंने आतामी की गर्दन के चारों ओर रस्सी डाल दी। वुल्फ ने रस्सी खींची, आतामी को फांसी दे दी। आतामी संघर्ष करता रहा, फिर ढीला पड़ गया, मर जाने का नाटक किया। एक सैनिक ने सम्मान में अपनी टोपी हटा दी, ये मानते हुए कि आतामी मर चुका है, क्योंकि एक दुश्मन भी उसके जैसे योद्धा का सम्मान कर सकता है। ब्रूनो ने आतामी का सोने का थैला उठाया और एक टुकड़ा अपनी जेब में डाल लिया। तीनों नाजी फिर वहां से चले गए। आतामी का शरीर वहीं लटका रहा। कुछ समय बाद आतामी ने अपनी आंखें खोलीं। वो पूरे समय मरने का नाटक कर रहा था, उनके जाने का इंतजार कर रहा था। गंभीर दर्द में उसने खुद को ऊपर धकेला और गर्दन के दबाव को कम करने के लिए पोस्टर से जुड़े एक छोटे धातु के ब्रैकेट पर अपना पैर रखा, लेकिन उसका पैर बार बार फिसलता रहा। फिर आतामी ने अपने बगल वाली सड़क देखी। उसने अपनी चोटिल टांग को उसके खिलाफ दबाया। आतामी दर्द से चिल्लाया, लेकिन सड़क के खिलाफ धक्का देकर उसने रस्सी से इतना वजन कम कर लिया कि वो सांस ले सके। आतामी पूरी रात वहां लटका रहा। अगली सुबह एक विमान ऊपर से उड़ा। हवा ने उस पोस्टर को मोड़ दिया जिस पर आतामी लटका हुआ था। एक पल बाद आतामी गिर जाता है। जो विमान अभी कुछ क्षण पहले ही उड़ा था, वो अब उसी जगह उतरता है। ये एक जर्मन विमान है। 2 नाजी सैनिक तेल की तलाश में आते हैं। एक सैनिक आतामी को नोटिस करता है और हैरान है कि कोई फांसी पर लटके रहने के बाद भी जीवित कैसे रहा। वो अपनी बंदूक निकालता है और फायर करने वाला होता है, लेकिन आतामी उसे लात मारकर दूर कर देता है। सैनिक एक ईंट पर गिरता है, उसका सिर फट जाता है और वो मर जाता है। आतामी दूसरे सैनिक पर ईंट फेंकता है,
उसे एक दीवार में भेज देता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। आतामी का दिल भारी हो जाता है। वो उस सोने के टुकड़े को पकड़े हुए बैठ जाता है जिसे ब्रूनो ने कल रात उसकी जेब में डाला था। अब सभी नाजियों ने उसका बाकी सोना चुरा लिया है। आतामी खुद को खोया हुआ महसूस करता है। फिर उसे वही विमान दिखाई देता है जो इन 2 सैनिकों को लाया था। आतामी एक योजना बनाता है। वो मृत सैनिक की वर्दी हटाता है और पहन लेता है। वो लोहे और तार का उपयोग करके अपने पेट के पास के घाव को टांकता है और बुलेट बाहर निकालता है। वो अपनी चोटों को पेट्रोल से धोता है। वो विमान चुराता है और उड़ान भरता है। इस बीच ब्रूनो अपनी टीम के साथ नॉर्वे की ओर यात्रा करता है। वो फिर तय करता है कि वो और वुल्फ दूसरों से पहले भाग जाएंगे और एक विमान गुप्त रूप से उन्हें उठा लेगा। लेकिन जल्द ही उन्हें सड़क के बीच में एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ दिखाई देता है। ब्रूनो और कुछ सैनिक निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें अंदर एक मृत नाजी पड़ा मिलता है। वही रस्सी अभी भी उसकी गर्दन के चारों ओर है। वुल्फ इसे पहचान लेता है। ये वही रस्सी है जिसका इस्तेमाल उन्होंने कल रात आतामी को फांसी देने के लिए किया था। ब्रूनो भयभीत है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कैसे संभव है। वो सभी को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि टैंक किसी भी हाल में पूरी गति से आगे बढ़े। सैनिकों का समूह फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन उनकी मौत शुरू हो जाती है। 2 सैनिक लड़कियों को ले जाने वाले ट्रक में बैठे हैं। अचानक एक सैनिक की गर्दन में आतामी के चाकू से वार होता है और वो तुरंत मर जाता है। दूसरा सैनिक बाहर झुककर देखता है कि क्या हुआ। तभी उसे खींच लिया जाता है और उसके पीछे एक टैंक द्वारा कुचल दिया जाता है। आतामी ट्रक में प्रवेश करता है और लड़कियों को उनकी राइफल देता है ताकि वे लड़ सकें। आतामी फिर बाहर निकलता है। एक लोहे की छड़ सैनिक के कान के पास लगती है, लेकिन वह बच जाता है। अगली छड़ उसके सिर को छेद देती है। आतामी सैनिक को बाहर खींचता है और लड़कियों में से एक ट्रक का नियंत्रण ले लेती है। वो तेजी लाती है और सीधे आगे के सैनिकों की ओर गाड़ी चलाती है। ट्रक के अंदर लड़कियां अपनी राइफलें चलाती हैं और सामने के हर सैनिक को मार देती हैं। आतामी ट्रक से कूदता है और टैंक पर चढ़ जाता है। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो टैंक के गेट पर प्रहार करता है। ब्रूनो जोर से चलाता है और टैंक को हिलाता है, जिससे आतामी गिर जाता है। गेट अचानक खुल जाता है और वुल्फ उस पर पत्थर फेंक रहा होता है। आतामी किसी तरह बचाव करता है और वापस टैंक पर चढ़ जाता है। आतामी और वुल्फ के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। आतामी एक जोरदार घूंसा मारता है जो वुल्फ की बांह तोड़ देता है। दोनों आदमी टैंक से गिर जाते हैं। ब्रूनो टेलीस्कोप से देखता है और वुल्फ को जमीन पर देखता है। उसकी मदद करने के बजाय ब्रूनो भाग जाता है। आतामी वुल्फ को काबू कर लेता है और उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन वुल्फ अपने हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है। 2 नाजी सैनिक मोटरसाइकिल पर आते हैं। आतामी उन्हें चेतावनी देने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। भयभीत होकर दोनों सैनिक अपने हथियार छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। वुल्फ को पीछे छोड़ जाते हैं। आतामी मोटरसाइकिल पर कूदता है और ब्रूनो का पीछा करता है। वुल्फ को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन वही लड़कियां जिन्होंने नाजियों के तहत दुख सहा सामने आती हैं, अपना बदला लेने के लिए तैयार। इस बीच ब्रूनो अपने टैंक को उस विमान की ओर ले जाता है जिसका उपयोग वो भागने के लिए करने की योजना बनाता है। एक पायलट उसके बगल में इंतजार कर रहा है। ब्रूनो अपने ही टैंक ड्राइवर को गोली मार देता है और विमान में सवार हो जाता है। जैसे ही विमान रनवे पर गति पकड़ता है, आतामी आता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन विमान गति पकड़ लेता है और हवा में ऊपर उठ जाता है। आतामी जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और विमान पर कूद जाता है। कुछ ही पलों में विमान एक उच्च ऊंचाई पर चढ़ जाता है। पायलट की गर्दन में गोली लग जाती है। आतामी विमान के बाहर लटक जाता है। वो हुड को फाड़ने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और अंदर चढ़ने में सफल हो जाता है। ब्रूनो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। आतामी अंततः थकान से गिर जाता है। ब्रूनो बार बार उसके चेहरे पर घूंसे मारता है। वो चिल्लाता रहता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? लेकिन वार के बाद भी आतामी फिर से उठ खड़ा होता है, हार मानने से इनकार करता है। आतामी तब पास में एक बड़ा बम नोटिस करता है। वो ब्रूनो के हाथ में हुक को बम से बांध देता है। बम फट जाता है। वो खुद को मुक्त कर लेता है। बम तुरंत गिरना शुरू हो जाता है और ब्रूनो उसके साथ गिर जाता है। ब्रूनो चिल्लाता है, तुम नर्क में जाओगे। कुछ ही क्षणों बाद बम एक बड़े विस्फोट के साथ जमीन से टकराता है। उसी पल विमान नियंत्रण खो देता है और क्रैश होने लगता है। आतामी नोटिस करता है कि पायलट मर चुका है। वो विमान के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे पैराशूट नहीं मिलता। आतामी सोचता है कि आगे क्या करना है। वो अपने स्लीपिंग बैग को मजबूती से पकड़ता है।
और खुद को विमान से सुरक्षित रूप से बांध लेता है। कुछ ही क्षणों बाद विमान पानी के पास क्रैश हो जाता है। कीचड़ हर जगह फैल जाता है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन आतामी दिखाई नहीं देता। क्या वो मर गया है? क्या कोई विमान दुर्घटना में जीवित रह सकता है? फिर पानी से बुलबुले उठते हैं। आतामी अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके कीचड़ से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। वो अपने दोनों स्लीपिंग बैग बाहर निकालता है। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है और उसका चेहरा उस व्यक्ति के गर्व को दर्शाता है जिसने एक बार फिर मौत को हराया है। दूसरी तरफ लड़कियां ब्रूनो के टैंक को नष्ट कर देती हैं और वुल्फ को पकड़ लेती हैं। वे उसे फिनिश सेना के हवाले कर देती हैं। फिर हम एक युद्धग्रस्त शहर देखते हैं। आतामी अपने कंधों पर सोने के 2 थैलों के साथ मोटरसाइकिल पर आता है और सीधे बैंक की ओर जाता है। उसे देखकर हर कोई डर के मारे भाग जाता है। आतामी बैंक में प्रवेश करता है और दोनों थैलों से सोना एक मेज पर रख देता है। हर कोई सोने की मात्रा देखकर हैरान है। आतामी कहता है कि वो बदले में बड़ी संख्या में नकदी चाहता है ताकि इसे ले जाने में कोई परेशानी न हो। फिल्म यहीं समाप्त होती है।